हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मेरे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और आपने अपना प्यारा सा चैनल खोल लिया टारगेट सेमेस्टर। हम डिस्कस करने वाले हैं BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर का। जैसा कि सभी को पता है कि ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सिलेबस को। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने का काम करूँगा। आज हम एक डिस्कशन वीडियो है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं BA LLB का जो सिलेबस है वो 5 इयर्स का होता है, ठीक है। और 5 इयर्स में आपको अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, पढ़नी पड़ती हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे। अब इंडियन हिस्ट्री में पेपर 1 जो आपका आता है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, हम ये टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसका, लॉ से, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी होगी, नहीं। आपको उसमें बहुत ज़्यादा जुडिशरी से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपको हिस्ट्री में भी लॉ देखने को मिलेगा, जैसे अभी हम समझाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो यूनिट है वो है एंशिएंट इंडिया, जिसको हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अब व्हाट इज प्राचीन भारत का इतिहास? इसमें जो टॉपिक मिलता है वो मिलता है सबसे पहले हिस्ट्री। इतिहास विषय क्या होता है, ठीक है। इतिहास जो विषय होता है, अगर आप इसको देखें तो ET प्लस आस, ठीक है। E+T प्लस आस तो कहते हैं हम E+T प्लस आस, इसी को कहते हैं इतिहास, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हुआ निश्चित रूप से, ऐसा हुआ, आस है ना, ऐसा हुआ निश्चित रूप से, ठीक है, ऐसा हुआ निश्चित रूप से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इतिहास, ठीक है। ऐसा हुआ ही हुआ है, इसको कहते हैं इति प्लस आस, मतलब होता है इतिहास। ऐसा हुआ निश्चित रूप से क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास का क्या मतलब होता है? इतिहास का मतलब होता है कि अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या हम इंक्वायरी कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, या हम किसी चीज़ को जान रहे हैं, टू नो एनीथिंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इतिहास, जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, क्या क्या अलग अलग क्या क्या परिभाषा है इतिहास की, क्या अलग अलग परिभाषाएं हैं, मीनिंग क्या है इतिहास की, वो हम जानेंगे। तो एक मीनिंग जो इतिहास की बहुत फेमस है, वो कहते हैं पास्ट इज इम्पॉर्टेंट टू, पास्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट। अगर हमको अपने प्रेजेंट को समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने पास्ट को समझना पड़ेगा। पास्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट। अगर हमने अपने जो पीछे गलतियां की हैं, उन गलतियों से अगर हम सीख लेंगे तो हम अपने पास्ट को क्या कर सकते हैं, पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो पास्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको मीनिंग ऑफ हिस्ट्री मिलेंगे। फिर आता है सोर्सेस। क्या क्या सोर्सेस है, इतिहास पढ़ने के सोर्सेस क्या है? तो इतिहास पढ़ने का जो पहला सोर्स मिलता है वो एक किताब आती है, कल्हड़ ने लिखी है। कल्हड़ ने किताब लिखी थी राज तरंगनी। क्या लिखी थी? राज तरंगनी लिखी थी, ठीक है। तो कल्हड़ की जो किताब है राज तरंगनी, उसमें हमें फर्स्ट जो इतिहास में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में पहला किताब है जो नाम है राज तरंगनी। ये इतिहास की पहली किताब मानी जाती है, ठीक है। बाकी इतिहास का पिता माना जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इस ग्रीक वर्ड का नाम होता है हिस्टोरिया। क्या लिया गया है? हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है हिस्ट्री को। इसका मतलब होता है टू नो, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, ठीक है। अब ये जो हिस्टोरिया जो शब्द है, ये हेरोडोटस एक पर्सन थे, इनकी किताब थी। उस किताब का नाम भी क्या था? द हिस्टोरिया। उस किताब का क्या नाम था? द हिस्टोरिया। उस किताब का नाम था द हिस्टोरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड द हिस्ट्री। व्हाट इज द रिलेशनशिप? क्या लॉ के बीच में और हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है, ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, हम ये पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड द हिस्ट्री, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या लिखा गया है? लॉ लिखा गया है। इतिहास पढ़ना है लेकिन लॉ के संदर्भ में इतिहास पढ़ना है, ठीक है। थर्ड टॉपिक क्या है? किंगशिप एंड द नेचर ऑफ द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। किंगशिप मतलब
राजतत्व सिद्धांत। व्हाट इज राजतत्व सिद्धांत? राजतत्व सिद्धांत का मतलब होता है कि हम किस प्रकार से रूल करते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर अगर हम किसी को मानते हैं तो गॉड को मानते हैं, ठीक है। इस्लाम में देखेंगे तो गॉड के नीचे किसको माना जाता है? गॉड के नीचे इस्लाम में खलीफा को माना जाता है, ठीक है। खलीफा के नीचे किसको माना जाता है? इस्लाम में सुल्तान को माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? थियरी ऑफ किंगशिप है कि किस प्रकार से आप क्या करते हैं, राजतत्व के सिद्धांत को मानते हैं। दिस इज कॉल्ड किंगशिप या राजतत्व का सिद्धांत, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ स्टेट। जो स्टेट है वो किस प्रकार से रूल कर रही है। मेजरली जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं क्या हूं? ईश्वर का अवतार हूं। वो क्या कहते हैं खुद को? आई एम द इनकारनेशन ऑफ द गॉड। आई एम द इनकारनेशन ऑफ द गॉड। मैं क्या हूँ? इनकारनेशन हूँ, मैं भगवान का क्या हूँ? रूप हूँ। और अगर आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जो शासक होंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो शासक होंगे वो आपको क्या मिलेंगे? इनकारनेशन। वो कहेंगे कि मैं क्या हूँ? इनकारनेशन हूँ गॉड का, ठीक है। आई एम द इनकारनेशन ऑफ द गॉड, ठीक है। जैसे अशोक एक टाइटल लेता है, प्रियादर्शी का टाइटल लेता है, देवनम प्रियादर्शी का, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? देवनम प्रियादर्शी का टाइटल इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान का प्यारा, ठीक है। तो ऐसे टाइटल्स जो किंग थे वो लेने का काम करते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे इसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास आश्रम कौन कौन से होते हैं? जैसे 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ठीक है। जैसे आपको ब्रह्मचार्य मिलता है, गृहस्थ मिलता है, वानप्रस्थ मिलता है, संन्यास मिलता है। 4 आश्रम्स को हमने 4 मतलब फॉर्म्स में डिवाइड किया है, 25-25 साल में डिवाइड किया है। पहले का स्टार्टिंग का 25 साल, फिर 50 साल, फिर 75 साल, फिर 100 ईयर्स, ठीक है। तो आश्रम हम पढ़ेंगे। आश्रम्स के अलावा इसके बाद हम संस्कार पढ़ेंगे। 16 प्रकार के संस्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसके पहले हम गोत्र के बारे में पढ़ेंगे। गोत्र क्या होता है? जाति प्रथा, ठीक है। जाति प्रथा मतलब होता है कास्ट सिस्टम। क्या कास्ट सिस्टम क्या रहा उस समय भारत में, ठीक है। तो ये सब क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं एंशिएंट इंडिया में, हम पढ़ने का काम करेंगे। जुडिशियल सिस्टम एंशिएंट इंडिया में क्या था? उस समय भी जो जुडिशियल में जो सबसे मेन जो बैठी हुई जो बॉडी थी वो कौन थी? किंग की थी। किंग इज अ हेड। और अगर किंग को सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में देखें तो कौन थे? ब्राह्मण्स हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे, जो क्या करते थे? किंग्स को सलाह देते थे। तो जुडिशियल सिस्टम क्या था? जुडिशियल सिस्टम्स में अगर आप देखोगे तो पहले सबसे पहले क्या होते थे? सबसे पहले आपको सभा देखने को मिलता है, ठीक है। वैदिक एरा से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या मिलेगा? सभा मिलेंगी, ठीक है। सभा के बाद आपको समिति का नाम मिलेगा, फिर विधत का नाम मिलेगा, ठीक है। तो ये भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो एंशिएंट इंडिया में काम करते हैं। इनके बारे में हम पढ़ने का काम करेंगे। सभा क्या होती है, समिति क्या होती है, विधत क्या होता है, ठीक है। ये क्या क्या होती हैं, इनको हम अगर आपको एग्जामिनेशंस में आए, क्योंकि आपको क्या होगा? थियरी में लिखना होगा कि लिखना क्या है, ठीक है। तो लिखना क्या है? आपको कुछ चीज़ें हम बता देंगे और उस पर हम आपको पूरा नोट्स दे देंगे। उस नोट्स के आधार पे क्या करेंगे? आप अपने जो भी एग्जामिनेशन है उसमें लिख लेंगे सारे, ठीक है। और नोट्स को एक्सप्लेन मैं करूंगा, ठीक है। जैसे इसमें सोशल आप कुछ और नाम दे दो, सप्तांग थियरी, ठीक है। कौटिल्य ने एक थियरी दी जिसको कहें सप्तांग थियरी। हर बार बीए एलएलबी में आता है सप्तांग थियरी क्या होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो हम आपको बता देंगे क्या है, कहाँ से पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके पढ़ना है कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग इतिहास विषय की भी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो मिडेवल इंडिया मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट किस प्रकार से होता है मुस्लिम रूल के इंडिया में, भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में अरबों का आक्रमण होता है 712 एडी में। 712 एडी में अरबों का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है राजा दाहिर के ऊपर और राजा दाहिर को हरा देता है। और 712 एडी में सिंध का जो इलाका है, सिंध का जो क्षेत्र है वो किसके हाथ में आ जाता है? मुस्लिम्स के हाथ में आ जाता है। उसके बाद मुस्लिम रूल हम देखेंगे तो उसके बाद गजनी क्या करता है? अटैक करता है भारत पर। इसका नाम है महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी लगभग भारत पर 17 बार अटैक करता है। 1000 से लेकर 1027 एडी तक कौन अटैक करता है? महमूद ऑफ गजनी अटैक करता है भारत पर, और यहाँ से बहुत ज्यादा धन संपदा को लूट करके अपने देश गजनी वापस ले जाता है, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी आएगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी 1175 से भारत पर अटैक करना स्टार्ट करता है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन,
1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, 1194 में चंडावर का युद्ध, फिर 1206 में जाकर के शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1206 में शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम होते हैं जो डायनेस्टीज को भारत में क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। इसमें डायनेस्टीज में जो पहली डायनेस्टी आती है उसका नाम होता है स्लेव डायनेस्टी। क्या होता है उसका नाम? उसका नाम होता है स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं या फिर गुलाम वंश कहते हैं। तो मोहम्मद घोरी के गुलाम होते हैं जो यहाँ क्या करते हैं, भारत पे अपना रूल स्टैब्लिश करते हैं और दिल्ली और नॉर्थ मतलब नॉर्थ इंडिया का जो भाग होता है उस पर मेजरली क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अब स्लेव डायनेस्टी का टाइमलाइन कब से कब तक है, तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर के 1290 तक। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही, 1206 से 1290 तक रही। गुलाम वंश का प्रमुख शासक कौन कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, रजिया बेगम को पढ़ेंगे और इसके अलावा घियासुद्दीन बलबन को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको प्रमुख शासक मिल जाएंगे गुलाम वंश के। इसके बाद आएगा खलजी वंश। खलजी वंश मतलब खिलजी डायनेस्टी, इसका समय काल 1290 से लेकर के 1320 तक का है। ठीक है, खलजी वंश का जो प्रमुख शासक है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो समय काल है वो 1320 से लेकर के 1414 तक का है। ठीक है, 1414 तक रूल करती है कौन, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आती है सैयद। सैयद डायनेस्टी आती है 1414 से लेकर के 1451 तक रूल करती है। ये जो सैयद है बेसिकली ये कौन है, ये शिया मुसलमान है। अभी तक जो हमने देखे जो लोग वो कौन थे, वो बेसिकली सुन्नी मुस्लिम थे। ये कौन है, ये शिया मुसलमान है जिनकी डिसेंडेंसी सऊदी अरब से मानी जाती है। अच्छा, हमने नाम लिया गुलाम वंश, तो खलजी, तुगलक, सैयद, ये सब जो है इनको मूल प्रवृत्ति से क्या माना जाता है, तुर्की माना जाता है, टर्किश माना जाता है। ठीक है, ये कौन लोग थे, ये लोग टर्किश लोग थे और ये टर्किश क्लैन से निकले हुए थे। कहाँ से निकले थे, टर्किश क्लैन से निकले हुए लोग थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है सो कहते हैं अफगान डायनेस्टी। देखो यहाँ लिखा है टर्किश डायनेस्टी, वही मैं ऊपर लिखा हूँ। ठीक है, अब आती है अफगान। ये कौन थे, ये अफगान लोग हुआ करते थे, अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। टर्किश लोग का कल्चर, ये भी मुस्लिम है ये भी मुस्लिम है, लेकिन इन दोनों का जो कल्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। इनके रहन सहन, थियरी ऑफ किंगशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अफगान डायनेस्टी पहली भारत में आती है, इसका नाम होता है, शासक का नाम होता है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका जो प्रमुख शासक होता है उसका नाम होता है सिकंदर लोदी, एक बहुत कट्टर मुसलमान शासक जिसका नाम है सिकंदर लोदी। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करता है। आपको क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर ये पढ़ना है कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किसने किए। ठीक है, आपसे आप पूछेगा कि सिकंदर लोदी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बताइए, एकता प्रथा क्या होती है बताइए, चालीसा क्या होता है बताइए। ठीक है, आपसे इस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। शमशुद्दीन तुतमिश के बारे में बताइए, बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, बलबन का थियरी ऑफ किंगशिप क्या था, इस पे बताइए, क्या बताइए। ठीक है, तो बलबन का क्या थियरी ऑफ किंगशिप था ये बताइए। बलबन जो है वो गुलाम वंश का एक शासक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का समय काल अगर आप देखेंगे, बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद हुमायूं की जगह पर शेरशाह सूरी आ जाते हैं। 1540 से लेकर के 1545 तक ये शासन करते हैं और ये क्या होते हैं, ये सेकंड अफगान डायनेस्टी को भारत में क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, जो सूरी डायनेस्टी है उसको हम कहते हैं सेकंड अफगान डायनेस्टी। जैसे फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है जिसको लोडी कहते हैं, वैसे ये क्या है, ये सेकंड अफगान डायनेस्टी है। इस अफगान डायनेस्टी को क्या कहते हैं, लोडी कहते हैं, LODHI कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सूरी डायनेस्टी। क्या कहते हैं इसको, सूरी डायनेस्टी कहते हैं। चलो इसके बाद आता है मुगल वंश या फिर मुगल डायनेस्टी और 1526 से 1707। इसमें जो पहले शासक आते हैं समरकंद से, फरगना से आते हैं, जिनका नाम था जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक रूल करते हैं। फेमस बैटल्स लड़ते हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंडेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, हुमायूं आते हैं। हुमायूं का जीवन बहुत संघर्ष भरा रहता है। अपने जीवन में हुमायूं बहुत संघर्ष करते हैं और ये गिरते पड़ते इनकी मृत्यु हो जाती है। पहले तो इनको शेरशाह सूरी 1539 और 1540 में हरा देता है पूरी तरीके से।
चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में। 1539 चौसा के, 1540 कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध में पूरी तरीके से हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा देता है और भारत से बाहर निर्वासित कर देता है। 15 साल हुमायूं भारत से बाहर रहते हैं, उसके बाद फिर भारत पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो 6 महीने जी पाते हैं, उसके बाद सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। एक इतिहासकार है स्टेनली लेनपुल, स्टेनली लेनपुल कहते हैं वो जीवन भर गिरता रहा और आखिर में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। किसके बारे में कहा जाता है? हुमायूं के बारे में कहा जाता है। हुमायूं का जो शासनकाल है 2 भागों में डिवाइड होता है, 1530 से लेकर 1540 तक होता है, और फिर बाद में ये चले जाते हैं, फिर बाद में आते हैं 1555 और 1556 तक इनका शासन कहा जाता है। लास्ट में 6 महीने तक जीत पाते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद इनका बेटा आता है जिसको हम कहते हैं अकबर द महान, अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा युद्धों में भाग लिया था, तो जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं अकबर के वो देखेंगे, क्या क्या इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पॉलिसीज रही, ठीक है। अकबर का टाइमलाइन 1556 से लेकर के 1605 तक का रहा है, ठीक है। शासनकाल अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक का रहा है, ठीक है। अकबर ने कुछ प्रमुख चीजें की थी, जैसे 1562 में क्या किया था, इसने स्लेवरी को हटा दिया था, जो दास्ता होती है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। फिर 1563 में इसने क्या किया था, पिलग्रिमेज टैक्स को हटा दिया था। 1563 में क्या किया था, पिलग्रिमेज टैक्स को, तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। 1564 में अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को हटा दिया था, ठीक है, जजिया टैक्स को हटा दिया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे अकबर ने की थी, अकबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के लगभग 1627 तक का रहा है। उसके बाद शाहजहां आते हैं, शाहजहां लगभग 1627 से लेकर के 1658 तक रूल करते हैं। इसके बाद आखिरी शासक और सबसे कट्टर शासक कहा जाता है किसको, औरंगजेब को। 1658 से लेकर के ये 1707 तक क्या करते हैं, रूल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका खत्म हो गया मुगल डायनेस्टी। क्लियर है सभी को सारी चीजें? चलिए इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे और इनकी अगर कोई टर्मोलॉजी दे देगा, इनकी टर्मोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे औरंगजेब ने एक पोस्ट निकाला था, उसको मुहासिब कहते थे, मुहासिब। तो मुहासिब क्या होता था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज मुहासिब, ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी किससे, लॉ से रिलेटेड है। मुहासिब जो होता है वो रेगुलेटर और मोरल कैरेक्टर होता है। इस्लाम में देखता है कि किसको आचरण, अगर इस्लाम में जैसे लोग कुरान शरीफ को मानते हैं, तो कुरान शरीफ में अगर कोई कुरान शरीफ का उल्लंघन करता है, अगर कुरान शरीफ की बातों को नहीं मानता, मुस्लिम लॉज को नहीं मानता, तो मुहासिब क्या करता है, उसको पनिशमेंट करता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है औरंगजेब में मुहासिब कौन होता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मिडाइवल इंडिया में क्या रहा, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रहा, स्टेट कैसे कंट्रोल होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा मिडाइवल इंडिया का देखेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या देखेंगे, जैसे सबसे ऊपर कौन बैठा है, सुल्तान बैठा, ठीक है। अगर मुगल काल में देखोगे तो बादशाह बैठा, उसके नीचे कौन है, वजीर है। दिल्ली सल्तनत में एक पद होता था जिसको कहते थे ममलकात, ठीक है, डेप्यूटी सुल्तान कहते थे। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके नीचे कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको मजलिस से खिलाफत कहा जाता है। मीर बख्शी कौन होते हैं, काजी उल कुजात कौन होते हैं, सदर उल सुदुर कौन होते हैं, दीवान इंशा क्या है, दीवान अर्ज क्या है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट में आते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का इतिहास, एडवेंट ऑफ यूरोपियन भारत में, यूरोपीय भारत में आए सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाली आते हैं 1498 में, वास्को डिगामा। उसके बाद डच आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, ठीक है। पहले पोर्टुगीज आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, ठीक है। उसके बाद डैनिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, फिर स्वीडिश आते हैं। तो इनके बारे में, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का बैटल 1757 में हुआ। किससे हुआ था, सिराजुद्दौला से हुआ था, जो कि नवाब था बंगाल का, ठीक है। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला से हुआ था प्लासी का युद्ध। इसके बाद हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में होता है। बक्सर के युद्ध में 3 सेनाएं थी, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी लीड कर रही थी, दूसरी तरफ कौन था, अवध के नवाब थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला। और कौन था उस समय बंगाल के जो नवाब थे, उनका नाम था मीर कासिम, मीर कासिम हुआ करते थे। और कौन था उस समय, अवध के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेनाएं लीड कर रही हैं प्लासी का युद्ध 1764। इसके बाद आता है रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया। किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
चलो, किस प्रकार से स्टैब्लिश करती है, मैसूर को कैसे जीतती है, पंजाब को कैसे जीतती है, मराठों को कैसे जीतती है, हैदराबाद को कैसे जीतती है। तो अलग अलग युद्ध होते हैं, जैसे एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, फिर कार्नेटिक वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सोशल पॉलिटिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भारत में अंग्रेजों ने खोले, मैकाले माइन्यूट हो सकता है, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच है, हंटर कमीशन है, सैडलर कमीशन है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलो, अब आता है कोई यहाँ पे 6 नंबर, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक। सबसे पहले आता है ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति में क्या हुआ, कौन से प्रमुख लीडर हुआ करते थे, ये सारे हम पढ़ेंगे। एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी रूल 1858 में क्या होता है, खत्म होता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 आता है, उसके बाद कंपनी रूल खत्म होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन होता है वो खत्म हो जाता है और इसकी जगह पर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में होता है। इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम था, WC बैनर्जी नाम था। इसके जनरल सेक्रेटरी का क्या नाम था, AO ह्यूम नाम था। जल्दी से, ठीक है, कहाँ पर होता है, बॉम्बे के अंदर होता है। दूसरा कहाँ होता है, कांग्रेस का सेशन कैलकाटा में होता है। तीसरा मद्रास में होता है। चौथा कहाँ होता है, इलाहाबाद में होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ था, इसके पीछे कई थियरीज हैं। ठीक है, जैसे एक लाला लाजपत राय की थियरी है, एक गोपाल कृष्ण गोखले की थियरी है, थियरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, थियरी ऑफ सेफ्टी वॉर, मार्क्सिस्ट थियरी, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो, इनिशियल पॉलिसीज, क्या इनिशियल पॉलिसीज हुई, जैसे जो कांग्रेस है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहले हमें मॉडरेट फेज देखने को मिलेगा, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉलिसीज क्या रही कांग्रेस की, हम वो पढ़ेंगे। क्लियर है, चलो, मूवमेंट्स लेड बाय द कांग्रेस, सबसे पहले आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर के 1922 तक चलता है। चौरी चौरा मूवमेंट की वजह से क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से इसको स्टॉप कर दिया जाता है। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसमें नमक कानून को तोड़ा जाता है। ये मूवमेंट कब चलता है, 1930 में चलता है। फिर आता है जिसको कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं, या तो करो या तो मरो, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो। क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब होता है, 1942 में होता है। ठीक है, सो कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर 8 अगस्त को ये मूवमेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश किया जाता है, जैसे बलिया में किया जाता है, मिदनापुर में किया जाता है, तामलुक में किया जाता है, ठीक है, सतारा में किया जाता है। कई सारी जगह पे क्या किया जाता है, पैरेलल गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट्स के अंडर में। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने का काम करेंगे। किताबें कौन कौन सी आप ले सकते हैं, यहाँ पे किताबों के बारे में भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए, बैच आप हमारा ले सकते हैं। अब बैच के बारे में कुछ बता दूं, BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है, 100% सिलेबस कवरेज हम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंटरशिप आपको मिलेगी, DPPs मिलेंगी एंड PYQs आपको देखने को मिलेंगे। 24/7 डब सपोर्ट आपको मिलेगा। किसी प्रकार से अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्नपूर्णा मैम हमारी यहाँ पर लॉ पढ़ाती हैं और बाकी सारे जो टीचर्स हैं वो आपको सोशोलॉजी, जोग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सारे हम लोग करने का काम करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इतिहास विषय से नेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, मास्टर्स हूँ। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, सिलेबस को डिस्कस किया। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। चलिए, वीडियो एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। ठीक है, जो भी लोग मैं देखो सुन रहे हैं, थैंक यू।